आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं धनंजय जैन हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, रानी लीलावती विचित्र प्रतिज्ञा जिसकी की जग जाहिर थी, आश्चर्यचकित थी कि ये जो व्यक्ति आया है इस तरह की विचित्र विचित्र कहानी सुनाकर प्रश्नात्मक दृष्टि से उसका अंत कर देता है और मुझे बोलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसने मुझे 2 बार बुलवा लिया और यदि इसी तरह से और 2 बार मैं बोल गई तो मैं तो शर्त हार जाऊंगी। मुझे इससे विवाह करना पड़ेगा। आज इसी शर्त की वजह से पूरे संसार में मेरा एक नाम व्याप्त हो चुका है। और इधर राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे, रात्रि के 2 प्रहर समाप्त हो गए और रानी लीलावती 2 बार बोल चुकी। आधी जीत मैं जीत चुका हूं, पर बचे हुए 2 बार में से 1 बार भी रानी यदि नहीं बोली, इसने अपना मुंह नहीं खोला, इसकी विचित्र प्रतिज्ञा के अनुसार 4 बार इसे बुलवाना ही है, पर 1 बार भी यदि इसने मौन व्रत धारण कर लिया और ठान लिया कि मुझे बोलना ही नहीं है, तो जीती हुई बाजी मैं हार जाऊंगा। सम्राट विक्रमादित्य का नाम कलंकित हो जाएगा। किसी भी तरह मुझे इसे बोलने के लिए बाध्य तो करना ही है। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि अब ऐसी कौन सी कहानी सुनाऊं जिससे कि जिसका अंत इस तरह से ही हो और रानी लीलावती बोल उठे। दोस्तों, विक्रमादित्य ने रानी लीलावती से ही सीधा प्रश्न किया। मध्य रात्रि का समय हो गया है और सभी के आंखों में निद्रा देवी अपना असर छोड़ने के लिए समुद्यत हो रही है। पलकें बार बार झपकती हुई नजर आ रही है। तो क्या इस रात्रि का समय व्यतीत करने के लिए आप मेरे से वार्तालाप करना चाहोगी? रानी लीलावती समझ गई कि हे विचक्षण पुरुष, तुम बड़े चालाक हो। मन ही मन सोच रही थी, पर मैं अब तुम्हारे झांसे में आने वाली नहीं हूं और ये प्रतिज्ञा तुम्हें मुझसे तुड़वा कर बुलवाना इतना आसान भी नहीं रहा है। अब मैं सजग हो गई हूं, सावधान हो गई हूं। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी, चाहे तुम कितनी ही ऐसी कहानी सुनाओ जो अब उसके प्रत्युत्तर में मुझे बोलने के लिए बाध्य होना पड़े। ऐसा काम अब मैं नहीं करने वाली। रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजा ने सोचा कि अब जो रानी के पास ही जलकुंभ था, पानी का भरा हुआ घड़ा, महाराज विक्रमादित्य ने जलकुंभ की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे जलकुंभ, रानी लीलावती तो मुझसे बात करना नहीं चाहती और रात्रि का 2 प्रहर भी समाप्त हो चुका है। क्या इस 3 प्रहर में नींद के झोंके आने से तो अच्छा है, नींद को भगाने के लिए क्या हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं? जलकुंभ में से, जो कि वेताल पहले ही जलकुंभ का नाम लेते ही उसके अंदर प्रवेश कर चुका था, बोल उठा।
कि हे भद्र पुरुष, मेरा मूल्य तो मिट्टी है। मैं मृत्तिका का बना हूं, मिट्टी का बना हुआ हूं और मिट्टी में ही विलीन हो जाने वाला हूं। तुम पहले व्यक्ति हो जो मुझसे वार्तालाप करना चाहते हो। मेरा अस्तित्व ही क्या है? मुझे एक कुम्हार ने खेत में से निकाला, घर पे लेके गया, मुझे पानी से छिड़का गया, मुझे रोंदा गया, पीटा गया, एक समान मुझे किया गया, चूर चूर हो गया। मैं कहीं पे भी मेरे चुभूं, ऐसा खड़ा तक, कंकर तक मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुझे पैरों से भी रौंदा गया, बिल्कुल मुझे चिकना किया गया। इतना ही नहीं, मेरी उस पीड़ा को मैं तुम्हें कैसे बताऊं। उसके बाद भी उस कुम्हार को संतुष्टि नहीं मिली, तो उसने मुझे चाक के ऊपर चढ़ाकर एक जलकुंभ का रूप दिया, धूप में सुखाया। सूखने के बाद भी उसे चैन नहीं आया, उसने जलती हुई भट्टी के अंदर मुझे झोंक दिया। जब मैं पक कर बाहर आया तो चित्रकारिता के साथ इसके ऊपर सुंदर चित्र डिजाइन की गई, बाजार में आकर मुझे बेचने के लिए रख दिया गया। और राजा की ये दासियां, रानी की ये दासियां राजमहल के अंदर शोभा बढ़ाने के लिए मुझे यहां पर लेके आई। कुछ कुछ मेरे दोस्त जो मेरे साथ ही रौंदे गए थे, किसी को सेठ ने ले लिया, किसी को व्यापारी ने ले लिया, किसी को कोई काम करने वाले मजदूर ने ले लिया। इस तरह से हम छिन्न भिन्न हो गए, दोस्ती भी हमारी टूट गई। और तब से मैं इस राजघराने के अंदर, इस राज दरबार के अंदर यहां के सभी लोगों को ठंडा शीतल पानी दे रहा हूं। बड़ी मार्मिक कथा है मेरी। विक्रमादित्य ने कहा कि हे जलकुंभ, तुम्हारी दयनीय पीड़ा सुनकर मैं भी द्रवित हो गया हूं, पर अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब कुछ सुनाया। पर तुम ये नहीं जानते हो, तुमने सिर्फ तुम्हारा दर्द बताया। तुम तो सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो। बाकी के देखो, तुम्हारे दोस्त अलग अलग जगह चले गए, तुम तो राज दरबार के अंदर इतने सुविशाल राजा, रानी और प्रजा का प्यास मिटाने के लिए यहां पर हो। ये तुम्हारा भाग्य ही तो है। और जलकुंभ का तो हमेशा सम्मान किया जाता है। सुहागिन महिलाएं जब जलकुंभ अपने सर के ऊपर रखती है, तो नगर से बाहर जाने वाला व्यक्ति यदि जलकुंभ आती हुई, ग्रहण करती हुई मस्तक के ऊपर कोई देख ले, तो उसको तो अच्छे शगुन मिलते हैं, उसका काम फतेह होने वाला होता है। विवाह वेदिका में भी जलकुंभ रखा जाता है, क्योंकि ये शगुन का प्रतीक है। तुमने अपनी दूसरी बाजू देखी ही नहीं, तुम सचमुच में महान हो। चलो अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम उसका समीचीन उत्तर देना। शंखनगर के अंदर 4 मित्र रहते थे। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही कहानी सुनाना शुरू किया, सभा स्तब्ध थी, सभा पूरी भरी हुई थी। रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त होकर तीसरा प्रहर की शुरुआत हो गई थी, फिर भी विस्फारित नेत्रों से सभी आश्चर्यचकित होकर जलकुंभ का और राजा का वार्तालाप सुन रहे थे। आश्चर्यचकित थे। रानी मन ही मन सोच रही, क्या हो रहा है ये? पहले दीपक से इसने बुलवा लिया, उसके बाद में पुष्प गुच्छ से वार्तालाप करना शुरू कर दिया, और अब ये जलकुंभ,
ये निर्जीव कैसे क्या बात कर सकते हैं सजीव की भांति से? निर्जीव प्राणियों को, निर्जीव वस्तुओं को बोलते हुए देखकर रानी के आश्चर्य का पारावार नहीं था। रानी क्या, वहां पर समस्त बैठे हुए सभाओं का भी पारावार नहीं था सोचने का। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी जैसे। खैर, जलकुंभ को संबोधित करते हुए महाराज विक्रमादित्य कहते हैं कि हे जलकुंभ, शंख नगर के अंदर 4 मित्र रहते थे। पहला मित्र काष्ठ शिल्पी, दूसरा मित्र वस्त्र शिल्पी, तीसरा मित्र स्वर्ण शिल्पी और चौथा मित्र था ब्राह्मण देवता। पहला मित्र लकड़ियों से तरह तरह के खिलौने बनाता था, काष्ठ की मूर्तियां बनाता था, लकड़ियों की मूर्तियां बनाता था, उसमें अत्यंत दक्ष था। दूसरा मित्र था वस्त्र शिल्पी। वस्त्र शिल्पी कहते दर्जी को। वो सुंदर सुंदर वस्त्रों का सीकर निर्माण करता था। वस्त्र निर्माण करने की कला उसके अंदर थी। तीसरा मित्र स्वर्ण शिल्पी, विविध आभूषणों को गढ़कर उस सौंदर्य की वृद्धि करने में माहिर था। और चौथा ब्राह्मण देवता, मंत्रवेत्ता था, उद्भट विद्वान था। इन चारों की मित्रता पूरे नगर के अंदर जग जाहिर थी। किसी दिन काष्ठ शिल्पी के यहां पर उनकी खाने पीने के साथ में वार्तालाप का दौर चलता था, तो किसी दिन वस्त्र शिल्पी के यहां, किसी दिन स्वर्ण शिल्पी के यहां और किसी दिन ब्राह्मण देवता के यहां। चारों की मित्रता के चर्चे पूरे समाज के अंदर व्याप्त थे और लोग कहते थे कि मित्रता हो तो ऐसी हो। एक दिन काष्ठ शिल्पी के यहां पर तीनों मित्र आए। दर्जी भी आया, सुनार भी आया और ब्राह्मण देवता भी आया। काष्ठ शिल्पी ने अपनी उन बनाई हुई मूर्तियों को दिखाते हुए कहा कि दोस्तों, इन मूर्तियों को देखकर तुम्हें क्या लगता है? सभी ने कहा कि तुम आज कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां संसार में अद्भुत है। इस तरह की मूर्ति कोई बना ही नहीं सकता। काष्ठ शिल्पी ने कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूं। इतना सब कुछ होते हुए भी इस नगर के अंदर मेरी कला की कोई वैल्यू नहीं है, कला की कोई कद्र नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कहीं बाहर जाकर, परदेश में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करूं, जिससे मेरी कला का मूल्य लोग समझ सके। दोस्तों, पानी की बोतल जो बाजार में हमें 20 रुपए की मिलती है, बिस्लरी की, वही बोतल फिल्म थिएटर के अंदर 50 रुपए की मिलती है। वही बोतल एयरपोर्ट के ऊपर 100 रुपए की मिलती है। जहां पर तुम्हारी कला की कद्र नहीं है, वो स्थान छोड़ दो, वहां पर जाओ जहां पर तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। कोई तुम्हें कहता है कि तुम्हें मैं वार्तालाप के दौरान तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुमने यदि उसे कह दिया कि यार दोस्त, मैं तो लखपति बनना चाहता हूं, तो सामने वाला बोले कि तुम्हारी काबिलियत लखपति की नहीं, करोड़पति बनने की है। करोड़पति की नहीं, अरबपति बनने की है। जहां पर तुम्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, ऐसे दोस्तों के साथ तुम विदेश में काम करो, देखो सफलता भी तुम्हारे चरणों का चुंबन करेगी। तो दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि यहां पर मेरी कला की कद्र नहीं है, मेरे कला का वास्तविक मूल्य कोई नहीं देता है, पहचानता नहीं है। मैं चाहता हूं कि बाहर जाऊं और अपनी कला का प्रदर्शन करके भरपूर पैसा कमाकर फिर वापस आ जाऊं।
तीनों मित्रों ने कहा कि पर मित्र, तुम चले जाओगे, तुम्हें तो परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा और हमें भी छोड़ना पड़ेगा। तो मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूं, 3-4 साल में तो वापस आ जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने भी कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि यहां पर मेरी भी जो इतना सब कुछ मैंने ज्ञान सीखा है, ज्ञान की सच्ची परीक्षा तो परदेश में ही होती है, क्योंकि ज्ञान और विद्या की कीमत गांव वाले कभी नहीं कर सकते। विदेश में ही इसकी सच्ची परख होती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूंगा। अब वस्त्र शिल्पी और स्वर्ण शिल्पी सोचने लगे, मतलब सोनार और दर्जी, कि तुम दोनों चले जाओगे तो फिर हम दोनों यहां पे रह के क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे साथ आते। तो चारों मित्रों ने अपना विचार एक दूसरे के सामने रखा, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे। सबका अपना अपना तरीका है व्यापार करने का। ठाम निश्चय कर लिया कि हम अमुक तिथि को रवाना होंगे। उन्होंने अपने अपने घर वालों को बोला, घर वाले भी खुशी खुशी उनको विदा करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अकेला तो कोई जा नहीं रहा था, चारों मित्र थे। निर्धारित समय के ऊपर चारों मित्र दोस्तों निकल पड़े। पहले जमाने में यात्रा पद यात्रा होती थी, एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाया जाता था। जिस गांव में रुकते वहां पर काष्ठ शिल्पी अपनी खिलौने वगैरह बेचकर अपना गुजर बसारा करता, कुछ पैसे जमा करता खाने पीने का खर्चा करने के बाद। वस्त्र शिल्पी भी सुंदर सुंदर वस्त्रों को सिलकर गांव वालों को आश्चर्यचकित करता। स्वर्ण शिल्पी भी विविध आभूषणों को बनाकर बेचता, विक्रय करता। और ब्राह्मण देवता भी अपने विद्वत्ता के कारण से, अपने प्रवचनों से, यज्ञ से, हवन से लोगों की परेशानियों को दूर करता, उनको मोटिवेट करता, धर्म क्या है ये बातें बताता। चारों दोस्त एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव जा रहे थे। एक दिन एक जंगल में ही उनको रात्रि व्यतीत करनी पड़ी, क्योंकि जिस गांव में वो रुके थे उस गांव से दूसरे गांव के बीच में भयंकर जंगल आता था। चारों मित्रों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि एक एक प्रहर में एक एक मित्र जाग कर पहरा देगा और बाकी के 3 सोएंगे। पहले प्रहर में काष्ठ शिल्पी जगेगा, दूसरे प्रहर में वस्त्र शिल्पी, तीसरे प्रहर में स्वर्ण शिल्पी और चौथे प्रहर में ब्राह्मण जग कर पहरा देंगे। काष्ठ शिल्पी जब तीनों दोस्त सो गए तो उसने काष्ठ का, लकड़े का पूरा बड़ा गट्ठा मजबूत तोड़ा, जो कि पेड़ से ही उसने काटा था, और उसको सुंदर आकार देने लगा। धीरे धीरे प्रतिमा बनाते बनाते उसने सुंदर सी स्त्री की प्रतिमा बनाई, लड़की की प्रतिमा बनाई। आदमकद, जितने हमारी हाइट है उतना उसने तराशते तराशते अब लकड़ी में से एक सुंदर स्त्री की प्रतिमा झांकने लगी थी। करीब करीब एक पहर में इस काष्ठकार ने सुंदर सी स्त्री की प्रतिमा तैयार कर दी। ये बड़ा खुश था, देखने लगा, वाह, आज तो सचमुच में मैंने कमाल कर दिया। उसको अपने आप के ऊपर गर्व महसूस होने लगा, क्योंकि सचमुच में इतनी सुंदर थी वो प्रतिमा कि बस ऐसा लग रहा था कि अब बोलेगी, अब बोलेगी। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने में चंद मिनट ही बाकी थे। उसने वस्त्र शिल्पी को जगाया और कहा कि भाई उठो, प्रथम प्रहर समाप्त होने में आ गया है, तुम आंखों पर पानी मारो और अब मैं सोता हूं, तुम जगकर पहरा दो। वस्त्र शिल्पी जग गया। उसने कहा, हाँ मित्र, तुम अब सो जाओ। बड़ी जल्दी पहला प्रहर खत्म हो गया, अभी तो मैं सोया था, इतने में खत्म भी हो गया। समय जाते देरी नहीं लगती।
काष्ठ शिल्पी भी सो गया। वस्त्र शिल्पी जगकर पहरा देने लगा। जैसे ही उसकी नजर उस मूर्ति की तरफ पड़ी, वो सोचने लगा, वाह, 3 घंटे के अंदर, मतलब 1 प्रहर में मेरे दोस्त ने तो कमाल कर दिया। आह, अद्भुत कला। वो उसकी कला की तारीफ करने लगा, पर सोचने लगा, मैं भी इतना समय कैसे पूरा 1 प्रहर व्यतीत करना है। जिसको जिस काम के अंदर रुचि रहती है ना दोस्तों, वो काम यदि वो करने लग जाए तो समय का पता ही नहीं चलता है। वस्त्र शिल्पी ने भी अपना पिटारा खोला, रेशमी कपड़े निकाले और बराबर उस मूर्ति का नाप लेकर वस्त्रों को सिलना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते सुंदर वस्त्रों से उस मूर्ति को सुसज्जित कर दिया। कब 1 प्रहर समाप्त हो गया, दूसरा प्रहर रात्रि का, उसे भी पता नहीं चला। उसने स्वर्ण शिल्पी को जगाया और कहा कि भाई अब उठ जाओ, मध्य रात्रि का समय हो चुका है, अब मेरा सोने का समय आ गया है। स्वर्ण शिल्पी आंख मसलते हुए उठता है और कहता है कि हाँ दोस्त, अब तुम सो जाओ, मैं जागकर पहरा देता हूं। थोड़ी ही देर हुई होगी, अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। स्वर्ण शिल्पी सचेत हो गया। ध्यान से किस दिशा से वो दहाड़ आई थी सुनने लगा। सोचा कि यदि सचमुच में शेर इधर आ गया तो तीनों मित्रों को जगाना पड़ेगा। पर धीरे धीरे वो दहाड़ वापस नहीं आई और उस दहाड़ को दूर से सुनाई देने लगा, क्योंकि शेर विपरीत दिशा में जा चुका था जंगल में। अब इसने पीछे मुड़ के देखा तो सुंदर स्त्री। उसने सोचा, जंगल के अंदर ये स्त्री कौन है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा उसकी चटक चांदनी के अंदर स्त्री का सौंदर्य और निखर आया था, क्योंकि वस्त्र पहने थे। नजदीक गया तो उसे आश्चर्य हुआ। वो सोच लेगा, वाह, काष्ठ शिल्पी ने जरूर इस मूर्ति को तैयार किया होगा और वस्त्र शिल्पी ने इसे वस्त्रों को परिधान धारण करके सुसज्जित कर दिया है। अब बारी मेरी है। क्योंकि स्त्री कितनी भी सुंदर हो, बिना आभूषण के उसका रूप और उसका सौंदर्य निखार नहीं लाता है। अब स्वर्ण शिल्पी ने सुंदर सुंदर आभूषण बनाकर उस मूर्ति को, उस स्त्री को पहना दिए। जान आ गई जैसे। तीसरा प्रहर भी समाप्त हो गया। चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण देवता उठ चुके थे, क्योंकि ब्राह्मण देवता तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ में उठे। स्वर्ण शिल्पी भी सो गया। पर जैसे ही ब्राह्मण देवता की आंखें उस सुंदर स्त्री पे पड़ी, मंत्र बोलना भूल गए। इस जंगल के अंदर, इस वीराने में ये स्त्री कौन है? नजदीक गए, फिर भी वो बोली नहीं, हिली नहीं। समझ गए कि मेरे तीनों मित्रों का कमाल है। तीनों मित्रों ने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया है। अब बारी मेरी है। मैं तो इतना उद्भट विद्वान हूं, जीवित मंत्रों को मैं जानता हूं, जीवन दायिनी मंत्रों को मैं जानता हूं। यदि मैंने अपनी कला नहीं बताई तो ये लोग तो सवेरे उठ के मेरे हंसी उड़ाएंगे कि देखो, हमने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर दिया, पर ब्राह्मण देवता तो कुछ नहीं कर पाए। ब्राह्मण देवता ने जीवन दायिनी मंत्रों का बोलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस सुंदर स्त्री के अंदर प्राण फूंक दिए। सचेत हो गई, जग गई। नारी का वास्तविक रूप आ गया। जब तक सूर्य उदय होने का समय हो गया था, पक्षी अपना कलरव कर रहे थे, वातावरण बहुत मादक हो चुका था। प्रातः काल का तीनों मित्र उठे तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आओ आओ, देखो इस
काष्ठ की स्त्री को मैंने जीवित कर दिया है अपने मंत्र बल के द्वारा। इतनी सुंदर स्त्री, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। अच्छा हुआ तुम लोग जल्दी उठ गए आज। तीनों मित्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काष्ठ शिल्पी ने कहा कि हे मित्र, तुम इससे भला कैसे विवाह कर सकते हो? आश्चर्यचकित तो थे, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने मंत्र फूंककर उसमें प्राण संचारित कर दिए थे। पर काष्ठ शिल्पी ने कहा कि यदि मैं काष्ठ से ये मूर्ति ही नहीं बनाता तो तुम कैसे क्या इसके अंदर मंत्र डालते और इसे जीवित करते? इसलिए इसके साथ विवाह करने का हक मेरा है। वस्त्र शिल्पी ने कहा कि नहीं, तुम भी गलत बोल रहे हो। भला नग्न स्त्री के साथ कोई विवाह करता है क्या? इसे वस्त्र मैंने पहना है, इसलिए इसके साथ विवाह मैं ही करूंगा। स्वर्ण शिल्पी ने सोचा कि लगे हाथ, मुझे भी तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा। भाई, काष्ठ शिल्पी ने उसको मूर्त रूप दिया, उसका आकार दिया, आपने उसको वस्त्र पहना है, ठीक है, पर स्त्री बिना आभूषण के अधूरी रहती है। उसकी पूर्तता तो मैंने ही की है। स्त्री को सबसे ज्यादा प्रिय सिर्फ और सिर्फ आभूषण होते हैं, इसलिए इसके साथ विवाह मैं करूंगा। अब चारों दोस्तों के अंदर झगड़ा होने लगा, क्योंकि जर, जमीन और जोरू, संपत्ति, नारी और भूमि, इसी के कारण से झगड़े होते हैं। खटाई मित्रता के अंदर भी यदि कोई करने वाला है तो नर नारी को, भूमि को और संपत्ति को बीच में मत आने दो। दोस्ती, मित्रता शत्रुता के अंदर बदल जाएगी, और यही होते जा रहा था। पर ब्राह्मण देवता विचक्षण थे, उन्होंने कहा भाई, हम क्यों झगड़ा करें? सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सभी अपनी अपनी जगह सही है, क्यों नहीं इसी को पूछ लिया जाए ये किससे विवाह करना चाहती है। सबने बारी बारी से उसे अपना परिचय एकांत में दिया। काष्ठ शिल्पी ने अपना परिचय दिया, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। वस्त्र शिल्पी ने अपना परिचय दिया, स्वर्ण शिल्पी ने अपना परिचय दिया, और ब्राह्मण ने भी अपना परिचय दिया। और कहने लगे, हे अनामिका, क्योंकि इसका कोई नाम तो था नहीं, हे अनामिका, तुम ही बताओ, तुम किससे विवाह करना चाहती हो? इसने कहा, देखो, विवाह क्या होता है मुझे पता नहीं। सभी ने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हें सुखी रखूंगा, कोई दुख नहीं आने दूंगा, और मुझे गर्व है कि तुम चारों मित्र में प्रगाढ़ मित्रता है, किसी ने मेरे सामने एक दूसरे की कोई बुराई नहीं की। पर मैं अनभिज्ञ हूं, विवाह क्या होता है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता है। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। चारों में वही दुविधा वापस पैदा हो गई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, हमें किसी राजा के पास राजधानी में जाकर न्याय की गुहार करनी पड़ेगी। जो राजा न्याय देगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, वरना हमारा द्वंद्व मिटने वाला नहीं है। और यदि हम इसी तरह से लड़ेंगे तो जिस उद्देश्य से हम व्यापार करने के लिए हम आए थे, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए थे, और बाहर प्रदेश में आकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर वापस घर जाने की सोच रहे थे, हम उसमें नाकामयाब हो जाएंगे। इसलिए बहुत शांति से सोचो कि हमें क्या करना है। सबने का बात तो सही है कि हमें राजा के पास ही चलना चाहिए, वो ही समुचित न्याय देंगे, और राजा तो न्याय करने के लिए ही रहते हैं। वस्त्र शिल्पी ने कहा कि बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हमें पहले ये सोचना चाहिए कि राजा कैसा है, सचमुच में वो न्यायप्रिय है या विषय वासना के अंदर लिप्त रहने वाला है। क्योंकि अनामिका, इसका तो रूप ही अलग है, इसकी तो कहानी अलग हो चुकी है। ना तो इसके माता पिता है, ना कोई भाई बहन है, ना कोई है। कहीं राजा ने
अपने राजकोष की तरह कोई संपत्ति मिलती है, कोई धन गड़ा हुआ मिलता है तो राजा का उसके ऊपर अधिकार होता है। कहीं राजा ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया तो हम चारों तो हाथ मलते हुए रह जाएंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा बिल्कुल सही बात है। राजा वासना के लोलुपी भी होते हैं। हमें पहले ये तलाश करना पड़ेगा कि इस राज्य का राजा कैसा है। लोगों को, प्रजा को सब पता रहता है। हम प्रजा के बीच बीच में जाकर पूछेंगे कि राजा कैसा है और फिर हम निर्णय करेंगे। दूसरे दिन जंगल से लोग चल पड़े, गांव में पहुंचे, सभी ने राजा की तारीफ की। इन्होंने सोच लिया कि अब हमें राजधानी पहुंचना पड़ेगा और राजधानी जाने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। तब तक कैसे क्या करें। एक गांव से दूसरे गांव में पांचों जा रहे थे। अब चारों मित्र और पांचवी अनामिका। सभी ने निर्णय किया कि अनामिका का ध्यान ब्राह्मण देवता रखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण विद्वान भी है और इसे शिक्षा दीक्षा भी देंगे। इसे नीति क्या है, लोक व्यवहार क्या होता है, इसे कुछ भी पता नहीं है, तो व्यवहारिक ज्ञान भी देना इसको बहुत जरूरी है। तो ये काम इनका रहेगा। इनके लिए हम खाद्य सामग्री भी अब तीनों मिलके लाते जाएंगे और ये दोनों को भी खिलाएंगे। और दोनों ब्राह्मण देवता के भरोसे हम छोड़ भी सकते, क्योंकि इसको नीतियों का ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। 2 महीने जाते जाते देरी नहीं लगी, ये राजधानी पहुंच गए। राजधानी पहुंचने के पश्चात राजा के दरबार में जाने के लिए ब्राह्मण देवता के साथ ये चारों अनामिका सहित पहुंचे और कहा कि हमें राजा से मिलना है, हमारी एक समस्या है, उसका समाधान हमें चाहिए। राजा को न्याय के लिए हम गुहार लगाने वाले। तुम कौन हो, क्या काम है, क्या समस्या है। इन्होंने कहा कि हम समस्या तो सिर्फ राजा जी को ही बताएंगे, आपको नहीं बता सकते। दरबारी ने उनको भगा दिया। रोज आने लगे, पर दरबारी जो पहरेदार था वो जाने के लिए तैयारी नहीं होता था, इनको भेजने के लिए तैयारी नहीं होता था पीछे की तरफ। आखिर स्वर्णकार ने कहा भाई तुम्हारी कुछ दक्षिणा है तो ले लो और हमें जाने दो। अब पहरेदार चिढ़ गया। उसने कहा कि आज तुमने बोल दिया है, कल ऐसी गलती भूल के भी ऐसी भूल मत करना, वरना दंडाधिकारी को बुलाकर तुम्हें उचित दंड देकर कारावास में डालवा दूंगा। तुम घूस देना चाहते हो, भागो यहां से। उसने फिर से भगा दिया। उद्यान के अंदर ये पांचों एक दिन ऐसे ही बैठे थे, इतने में दंडाधिकारी भी वहां पर आ गया। दंडाधिकारी ने 4 व्यक्तियों के साथ में जब एक सुंदर स्त्री को देखा तो पूछ बैठा कौन हो, परदेसी हो क्या। दंडाधिकारी की कड़क आवाज सुनकर चारों सहम गए और अनामिका टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। हिम्मत करके ब्राह्मण देवता ने कहा कि हम शंखपुर के निवासी हैं, चारों मित्र हैं और व्यापार के सिलसिले में हम यहां आए हैं। ये स्त्री कौन है, अब इसका परिचय क्या दे। चारों को पसीने आने लगे। दंडाधिकारी पहले से ही शकी था कि कुछ तो है, गड़बड़ है यहां पर। ये 4 कौन है, पुरुष, और ये स्त्री कहां से आई है। दंडाधिकारी का शक विश्वास में बदलने लगा। उसने कहा कड़क आवाज में फिर से बताओ ये स्त्री कौन है। अब इसका कोई परिचय तो था नहीं। आखिर ब्राह्मण देवता को कहना पड़ा कि ये अनामिका है और इसको इस तरह से पूरी कहानी सुना डाली। काष्ठ शिल्पी ने किस तरह से मूर्ति का रूप दिया, वस्त्र शिल्पी ने उसको वस्त्र पहना, सारी स्टोरी सुना दी। बहुत हंसाए दंडाधिकारी। आप हंस रहे हो, आपको विश्वास नहीं है। अरे तुम झूठी कहानियां मत बनाओ, मैं तुम्हें तो दंड दे के कारावास में डाल दूंगा। अब ये घबराए कि नहीं, हम इसी बात का न्याय करने के लिए, क्योंकि हम इसे विवाह करना चाहते हैं, यही हमारी समस्या है और आप
द्वारपाल से जाके पूछ लो, हम प्रतिदिन उसके पास जा रहे हैं पर वो हमें जाने ही नहीं देता। दंडाधिकारी हंसा और कहने लगा, ठीक है, कल सवेरे राज दरबार में उपस्थित हो जाना, मैं स्वयं तुम्हें लेके चलूंगा। भागना मत, रातों रात नहीं तो तुम गायब हो जाओगे। नहीं नहीं, हम तो खुद न्याय चाहते हैं। दंडाधिकारी निर्धारित समय पर वहां पे द्वार पर पहुंच जाता है और द्वारपाल से कहता है कि इन्हें जाने दो, मैं भी इनके साथ जा रहा हूं। राज दरबार में पहुंचे, राजा के सामने समस्या रखने के लिए कहा तो राजा ने कहा कि संक्षिप्त में अपनी बात बताओ, कौन हो, कहां से हो, क्या काम है, समस्या क्या है। ब्राह्मण देवता ने संक्षिप्त में अपनी बात कही। राजा बहुत हंसा, अरे इन बहरूपियों को पकड़कर कहां से लाए हो, अच्छी कहानी सुनाई है इन्होंने, इनको इनाम दो और जाने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं महाराज, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये वस्तु स्थिति है और न्याय की गुहार लेकर हम आपके पास आए हैं। अब राजा सोचने लगा, ये कैसी विचित्र बात है। आज तक हमने काष्ठ की लड़की के रूप में परिणित हो गई है मूर्ति सुना नहीं था, ये तो प्रत्यक्ष दिख रही है। अनामिका को पूछा गया तो अनामिका ने भी कहा कि इन लोगों ने यही निर्णय लिया है। मैं तो जंगल में ही पहली बार होश संभाला और इन्होंने ही मेरा नाम अनामिका रखा है, उसके पहले मुझे कुछ मालूम नहीं। राजा सोचने लगा कि इस संसार के अंदर चित्र विचित्र बातें होती रहती है। आज तो मेरे दरबार में भी जो बड़े बड़े विचक्षण हैं उनको भी न्याय करने का मौका मिल जाएगा और इन्हें भी न्याय मिल जाएगा। उन्होंने 3 दिन का समय दिया, 3 दिन के पश्चात आओ, तुम्हें हम कुछ ना कुछ न्याय की बात बताएंगे, किसके साथ इसका विवाह किया जाना चाहिए वो बताएंगे। तीसरे दिन दरबार भरा हुआ था और दोस्तों, राजा ने न्याय करने के लिए अपने विचक्षण मंत्रियों को जब कहा तो एक मंत्री ने कहा कि आज तो प्रथा है हमारे यहाँ की आजकल की कि वरमाला डालकर स्त्री अपना पति चुन सकती है, तो अनामिका को कहो कि जो इन चारों में से जिसके भी गले में डालेगी वो उसका वर हो जाएगा। अनामिका को ये कहा तो ये समस्या तो हमारे सामने पहले भी आ चुकी थी, पर मैंने इन चारों पे ही छोड़ दिया था। इन चारों ने निर्णय लिया कि राजा जी जो निर्णय करेंगे वो मुझे भी मंजूर रहेगा और इनको भी मंजूर रहेगा, निर्णय तो आपको ही करना है। राजा दुविधा में था, समीचीन निर्णय कोई नहीं कर पाया, तो आखिर विक्रमादित्य ने कुंभ कलश से, जल कलश से कहा कि हे जल कलश, हे जल कुंभ, तुम ही बताओ किसके साथ उसका विवाह होना चाहिए। जल कुंभ ने कहा कि हे भद्र पुरुष, उसका विवाह तो ब्राह्मण के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने ही उसके प्राण फूके थे, उसको जीवन देने वाला ही ब्राह्मण है। तो भला तीसरे के बारे में, तीनों के बारे में सोच ही नहीं सकते, इतना सुनना ही था। रानी लीलावती कुपित हो गई, उसने कहा तुम कैसी बात करते हो, मैंने क्या गलत कहा, सही बात क्या है। इतना बोलते ही जलकुंभ में से वेताल आकर चुपचाप अदृश्य होकर विक्रमादित्य के पीछे छुप गए। एक लात की ठोकर मारी रानी लीलावती ने और जल कुंभ टूटकर उसका पानी पूरा बिखेर गया। विक्रमादित्य यही तो चाहते थे कि रानी कुपित हो जाए गलत सुनकर। विक्रमादित्य ने कहा कि रानी आपको इस तरह से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाभिभूत व्यक्ति अपना चिंतन का संतुलन भी खो देता है। एंगर इन बिगिन इन फोली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस। क्रोध वो दियसलाई है, वो तुली है, वो माचिस की तिल्ली है जो पहले खुद जलती है, बाद में दूसरों को जलाती है। रानी जी, आपको इस तरह से क्रोधाभिभूत होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसने क्या गलत कहा,
उसने सही कहा। और यदि वो सही नहीं है तो सही क्या है आप बताओ। सबके कान खड़े हो चुके थे। रानी लीलावती ने कहा कि काष्ठ शिल्पी पिता तुल्य होता है। उसने लकड़ी से उसका निर्माण किया, वो पिता हुआ। पिता कभी भी अपनी बेटी से शादी नहीं करता। वस्त्र शिल्पी भाई का रूप धारण करता है। जब विवाह होता है किसी लड़की का तो भाई चुनरी वगैरह ओढ़ाता है, इसलिए वो भाई बना। ब्राह्मण देवता जिसके लिए कि ये जल कुंभ बोल रहा था, वो कैसे क्या उसका पति बन सकता है? वो तो उसका गुरु हुआ, क्योंकि उसी ने उसको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दिया। मंत्रवेत्ता जो होता है वो गुरु होता है, और मंत्रों का संचार करने वाला गुरु ही हुआ। उसको शिक्षा दीक्षा भी उन्होंने ही दी, तो गुरु के साथ कोई कैसे विवाह कर सकता है? स्वर्णकार ही इसके विवाह का योग्य माना जाएगा, क्योंकि पत्नी को आभूषण मंगलसूत्र वगैरह पति ही देता है। कानों के बाजूबंद वगैरह ये सब पति का ही महत्व रहता है। गले में विवाह के पश्चात मंगलसूत्र डालने वाला पति ही होता है, और स्वर्णकार ने स्वर्णाभूषणों से ही इसे सुसज्जित किया। तो निर्णय यही है, इन चारों मित्रों में यदि कोई उसका पति बनेगा तो स्वर्णकार को ही बनना चाहिए। हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। रानी लीलावती का युक्ति युक्त उत्तर सुनकर राजा विक्रमादित्य ने भी ताली बजाई पूरी सभा के साथ में, और कहने लगा कि सचमुच में आप बड़ी विचक्षण हो। इधर स्नेही सखिया जो थी उन्होंने बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए और अनाउंस किया, पूरी नगरी सुन सके। स्नेही सखियों ने बजाया ढोल, लीलावती बोली तीसरा बोल। अब सिर्फ एक प्रहर बाकी था। अब क्या होता है, अगले गुरुवार को दोस्तों हम रूबरू होते। मैं चाहूंगा कि कहानियां सचमुच में हमारी संस्कृति को उजागर करने वाली है, हमारी बुद्धि को कसरत करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। इस लिंक को कम से कम 5 लोगों को भी आपने फॉरवर्ड किया ना दोस्तों, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि हमारे श्रोताओं को इस तरह की कहानियां पसंद है, जिससे कि विचक्षणता, हमारी बुद्धि की कसरत होना भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी ये कहानियां सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं की तरह ही ये मेरा नया चैनल आज की कहानी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।